हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एनएचपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिस्कस कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है आपसे, केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट है वो डील्स करता है किसका, कन्वर्जन। तो सबसे पहले आपको मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट का साइकिल बना के दिखा देता हूँ कि ये किस साइकिल पे काम करता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है एक, और ये एक हमारा हीट इंजन होता है। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से इंजन को हीट सप्लाई किया जाता है, तो ये कुछ वर्क प्रोड्यूस कर देता है और क्या करता है, कुछ हीट जो है रिजेक्ट कर देता है। QS हो गया, ये QR हो गया और ये वर्क हो गया। तो ये वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, Q सप्लाइड, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इनपुट क्या है, हीट, और आउटपुट क्या है, वर्क। तो हीट इनटू वर्क इसके कन्वर्जन पे काम करता है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लो कार्बन स्टील। तो स्टील एक होता है लो कार्बन स्टील, एक होता है मीडियम, एक होता है हाई कार्बन स्टील। 0.3% तक अगर कार्बन परसेंटेज है तो ये लो कार्बन स्टील में आता है। 0.3 से 0.8% कार्बन अगर है तो यह आता है मीडियम कार्बन स्टील, और 0.8 से ज़्यादा 1.2 तक जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाई कार्बन स्टील। तो इसमें लो कार्बन स्टील का पूछ रहा है कितने हो, 0.3% तक। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ ब्रेक हार्स पावर टू द इंडिकेटेड हार्स पावर ऑफ एन IC इंजन इज कॉल्ड। तो इफिशियंसी जो होता है ब्रेक पावर अपन इंडिकेटेड पावर का जो रेशियो होता है उसको हम क्या करते हैं, मैकेनिकल इफिशियंसी। ब्रेक पावर क्या होता है, ये जो हमें शाफ्ट पे प्रोड्यूस होता है, शाफ्ट मेन आउटपुट जो होता है वो उसको कहते हैं ब्रेक पावर। और पिस्टन पे जो पावर होता है उसको क्या कहते हैं, हम इंडिकेटेड पावर कहते हैं। तो ये क्या होता है, इन दोनों का रेशियो मैकेनिकल इफिशियंसी कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एन इम्पल्स टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन का ये क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, एन इम्पल्स टर्बाइन रिक्वायर्स। तो इम्पल्स टर्बाइन क्या रिक्वायर होता है, इसमें हाई हेड होता है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लो होता है। इम्पल्स टर्बाइन का एग्जांपल है पेल्टन व्हील टर्बाइन जो होता है। पेल्टन व्हील टर्बाइन जो होता है वो होता है क्या, इम्पल्स टर्बाइन पे काम करता है। इसमें क्या होता है, एक डैम बना के जो है पानी को स्टोर किया है, तो फिर यहाँ से पेन स्टॉक के थ्रू यहाँ ला के इसको नोजल के थ्रू जो है टर्बाइन में हम सप्लाई कर देते हैं, और ये टेंजेंशियली इस पर अप्लाई होता है। और यहाँ पे नोजल के थ्रू जो इसका हेड एनर्जी है इसको किस में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाई हेड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लो। स्मॉल क्वांटिटी क्यों, क्योंकि नोजल के थ्रू फ्लो किया जा रहा है उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। विद ए डिक्रीज इन प्रेशर, विद डिक्रीज इन ए प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, विल डिक्रीज करेगा। विद ए डिक्रीज इन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल डिक्रीज। इसीलिए क्या होता है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों पे तो वहाँ पे हमें भोजन पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है, डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वो कम पॉइंट पे ही बॉयल कर जाएगा, इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है उसमें भोजन पकाना। तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका डिक्रीज कर जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई अलोंग द सेम लाइन आर नोन एज। जैसे मान लीजिए एक कोई फोर्स F1 है और इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ये कोई फोर्स F2 है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो इनको क्या कहा जाएगा, कोलिनियर, क्योंकि
एक लाइन में है ना, लाइन ऑफ एक्शन इन दोनों फोर्सेस का क्या है, एक लाइन पे, इसीलिए क्या कहा जाता है, कोलिनियर फोर्सेस कहा जाते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड रिप्रेजेंटेड बाय, हाइड्रोलिक ग्रेडियंटेड लाइन जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, HGL, किससे डिनोट किया जाता है, ये प्रेशर हेड और डेटम हेड। प्रेशर हेड क्या होता है, P/ρg, डेटम हेड का होता है जिस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पे है, तो इन दोनों का सम जो होता है उसको क्या कहते हैं, HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू, गैस कांस्टेंट R जो होता है वो क्या होता है, मेयर्स फार्मूला होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R। तो क्या करें, डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स, टू स्पेसिफिक हीट्स कौन कौन सी होती हैं, ये Cp क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, R, गैस कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फंक्शनल इफेक्ट द आइसेंट्रोपिक फ्लूइड फ्लो बिकम्स, अगर हमें फ्रिक्शनल इफेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं और आइसेंट्रिक फ्लूइड फ्लो है तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, फ्रिक्शनल इफेक्ट से क्या होगा, हीट लॉस होगा, और हीट लॉस अगर हो गया तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब यहाँ पे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में आप लोगों को डिटेल में अच्छे से बना के बता देता हूँ। ये होता है TS डायग्राम, इस एक्सिस पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर और इस एक्सिस पे क्या है, एंट्रोपी को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक डोम शेप बनाया जाता है, इस तरीके से ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनेगा, ये हमारा वेट रीजन है, ये सुपर हीटेड रीजन है और ये लिक्विड रीजन है। ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये है हमारा एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, टरबाइन यहाँ पे कंप्रेसर लगा देते हैं, और यहाँ पे इवेपोरेटर, ये इवेपोरेटर है, ये कंप्रेसर है, ये हमारा कंडेंसर है, और ये जो है एक्सपेंशन वाल्व है। तो इसमें क्या हो गया, टरबाइन नहीं होता है, नोजल का उपयोग नहीं करते हैं, बॉयलर का भी ज़रूरत नहीं होता, इसमें एक्सपेंशन वाल्व होता है जहाँ पे कंडेंस्ड लिक्विड जो है एक्सपैंड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाए, एक्सपेंशन वाल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द लिक्विड कूलिंग सिस्टम एज कंपेयर टू एयर कूलिंग सिस्टम फॉर एन IC इंजन। लिक्विड कूलिंग सिस्टम अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म कूलिंग होगी, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी लिक्विड की ज़्यादा होती है और एयर की हीट कैपेसिटी कम होती है। हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट को जो है एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो यूनिफॉर्म कूलिंग जो है सबसे बेहतरीन उसका प्रॉपर्टी एडवांटेज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज जीरो इफ इज कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो हो जाएगा। तो वर्क तो कोई मतलब नहीं है, हमें पता है इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो DU इज इक्वल टू क्या होता है, mc/dt। तो अगर dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, अगर ये हमारा जीरो हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन B, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर अगर dt इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, B।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, 1.0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये किसकी यूनिट है, ये है हमारी प्रेशर की यूनिट। तो बार भी प्रेशर की यूनिट है, मेगा पास्कल भी प्रेशर की यूनिट है, किलो पास्कल भी, और ये पास्कल भी। तो क्या होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 पास्कल। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ए रोटामीटर इज यूज टू मेजर, रोटामीटर का यूज हम क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो फ्लो रेट, लिक्विड के फ्लो रेट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लो रेट मतलब क्या, डिस्चार्ज को किसने मेजर किया जाता है, मीटर क्यूब पर मिनट, या फिर मीटर क्यूब पर मिनट, या फिर मीटर क्यूब पर सेकंड में इसको मेजर किया जाता है, किसको, डिस्चार्ज को, या फिर इसको कौन कहते हैं, फ्लो। तो फ्लो रेट को कौन मेजर करता है, रोटामीटर मेजर करता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस टेक्स कहाँ लेता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में, और उसमें क्या होता है हमारा एंथैल्पी रिमेन्स सेम, एंथैल्पी में चेंज 0 होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द कॉमन लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन आईसी इंजन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज कॉल्ड, द कॉमन लुब्रिकेशन सिस्टम, जो हम लुब्रिकेशन करने के लिए डिफरेंट मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर सिस्टम। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर लॉस इन पाइप, मेजर लॉस इन पाइप में क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस। देखिए किसी पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो डिफरेंट टाइप के बेंड होंगे, या फिर कंट्रैक्शन हो रहा है, या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, तो लॉसेस होंगे अलग अलग। यहाँ पे बेंड लॉस हो गया, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन लॉस हो गया, यहाँ पे एक्सपेंशन लॉस होता है। और इन सबसे अलग सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस। तो यही सबसे मेजर लॉस होता है। सबसे पहले हम इसी को कंसीडर करते हैं या फिर स्टडी करते हैं। ठीक है। और फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, FLV²/2GD, ये जो फार्मूला होता है HF, फ्रिक्शन लॉस का फार्मूला ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट है। RC क्या कर रहा है, कंप्रेशन रेशियो, और गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है। ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी का, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, 1-1/RC की पावर गामा -1, ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा 4। ठीक है। ये फार्मूले याद रखिए, छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी इस फार्मूले पे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सिंपल करके। द डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन, तो ये आप लोग सिंपली याद रखिए, पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन इज 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन, 50% डिग्री, DOF इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, DOF। तो 50% मतलब क्या हो गया, 0.5 डिग्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फैक्टर फॉर सेलेक्टिंग ए टाइप ऑफ बॉयलर फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन के लिए कहीं भी यूज करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया जो है, फैक्टर जो है, सेलेक्टिंग फैक्टर नहीं है, तो ये क्लाइमेट ऑफ द रीजन, इसके अकॉर्डिंग हम बॉयलर को नहीं सेलेक्ट करते हैं। बाकी फ्यूल एंड वाटर जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग कितना हमें कम एरिया है उपलब्ध है या ज़्यादा एरिया उपलब्ध है, और सबसे बड़ी बात क्या, कितना हमें स्टीम रेट चाहिए। स्टीम जो बॉयलर में क्या होता है, स्टीम ही जनरेट होता है, तो किस रेट से हमें स्टीम जनरेट करना है
उस पर भी हमारा बॉयलर सिलेक्शन डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? Oil is flowing in a pipe of 30 centimeter diameter with a velocity of 2 meter per second. At another section of pipe, the diameter 20 centimeter, what will be the velocity? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या यूज करेंगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। A1 क्या है? एरिया एट इनलेट, इसमें डायमीटर हमें पता पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू V2। तो ये D1 D2 की वैल्यू पुट कर देंगे, V1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे V2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 4.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन इन SI इंजन? तो इग्निशन लैग जो है वो SI इंजन का फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन है। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, फिर इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है हमारा इग्निशन लैग है। उसके बाद क्या है? फ्लेम प्रोपेगेशन यहाँ तक है, फिर रैपिड कंबशन है, उसके बाद क्या आता है? आफ्टर बर्निंग। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, स्टेज ऑफ कंबशन का फर्स्ट पॉइंट। इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम ए टर्बाइन इज ए चेंज। रैंकाइन साइकिल में जो वर्क आउटपुट हो रहा है टर्बाइन से, रैंकाइन साइकिल किस पे काम करता है? वाइपर पे। इस तरीके से ये भी साइकिल इसी तरीके से बनता है। तो ये जो एक्सपेंशन होता है इसको क्या कहते हैं? टर्बाइन में। यहाँ पे हमें नेट वर्क आउटपुट मिलता है 1 से 2। तो एंथैल्पी बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वही हमारा वर्क आउटपुट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द हाइड्रोलिक मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? पंप। पंप जैसे हम खेतों में पानी चलाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक तरीके का पंप ही है। तो उसमें क्या फ्यूल बर्न हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, उसके बाद उसको क्या करता है? फ्लूइड को निकालता है या फिर सप्लाई करता है। तो पंप क्या है? एक मैकेनिकल या हाइड्रोलिक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? पंप कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ए क्लोज्ड वेसल इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड। किसकी बात कर रहे हैं? क्लोज वेसल की। इसमें क्या सप्लाई किया जा रहा है? हीट सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या फिल हुक किया हुआ है? वाटर फिल किया हुआ है। तो इससे क्या बना रहा है? ये स्टीम बना रहा है। तो इस टाइप के क्लोज्ड वेसल को हम क्या कहते हैं? बॉयलर कहते हैं। बॉयलर कहते हैं। बॉयलर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? स्टीम जनरेशन के लिए किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस किया हूँ और 25 क्वेश्चन ही एक वीडियो में डिस्कस करूँगा ताकि जिससे कि डिटेल में भी डिस्कशन हो पाए और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ और अच्छे से तैयारी करिए। NHPC का एग्ज़ाम कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आप लोगों को NHPC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2022 में NHPC का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और जो भी आप लोगों का डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
और जिस टॉपिक पे भी आप लोग वीडियो बनवाना चाह रहे हैं उसका टॉपिक भी कमेंट में करें, आपको मैं वीडियो बना के दूँगा। ठीक है, तो अभी पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। कमर्शियल आइस प्लांट वर्क ऑन। तो आपका कमर्शियल प्लांट जो होता है वो किस पे वर्क करता है, इसके बारे में पूछा गया आपसे। तो ये है वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल पे जो काम करता है वो कमर्शियल आइस प्लांट, जो कि बर्फ़ बनता है, जहाँ पे कमर्शियल बर्फ़ जहाँ पे बनाया जाता है वहाँ पे वो किस साइकिल पे काम करता है, तो वेपर कंप्रेशन साइकिल पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉयलर एसेसरी। इसमें से बॉयलर एसेसरीज कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। तो दो चीज़ें होती हैं, एक बॉयलर की माउंटिंग होती है, दूसरी की होती है एसेसरीज होती हैं। एसेसरीज जो है उसके एफिशिएंसी बढ़ाने के काम आती है, और माउंटिंग क्या है, उसके सेफ वर्किंग में हेल्प करता है। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एयर प्रीहीटर जो है ये एसेसरीज है, और एयर प्रीहीटर जो है वो एसेसरीज है, और स्टीम स्टॉप वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक और सेफ्टी वाल्व, ये तीन ऑप्शन जो हैं वो उसके सेफ ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे माउंटिंग हो गया, और एसेसरीज क्या हो गया, एयर प्रीहीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। इसमें क्या करा, वाइल ट्रांसमिटिंग पावर थ्रू द शाफ्ट। किसी शाफ्ट से हम जब पावर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो इसमें इज यूज्ड टू होल्ड एंड सपोर्ट द शाफ्ट। उस शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए या होल्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सी मशीनों में देखा होगा कि जो हमारा शाफ्ट होता है पावर ट्रांसमिशन, उसके एंड पे जो है बियरिंग लगे होते हैं, जो उसको सपोर्ट भी करते हैं और पावर ट्रांसमिशन में हेल्प भी करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 बियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पूछा गया है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है रो ए वी, रो 1 A1 और V1 जो होता है इज इक्वल टू रो 2 A2 V2, और रो ए वी जो कुछ नहीं होता, ये होता है मास। तो M1 इज इक्वल टू M2। तो किस पे ये काम करता है, ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो इन एसआई इंजन। एसआई इंजन मतलब क्या, आपको समझ में आ रहा है। एसआई इंजन मतलब ऑटो साइकिल। अब सिंपल आप लोगों को मैं पीवी डायग्राम पे ऑटो साइकिल बना के दिखा देता हूँ। पीवी डायग्राम पे ऑटो साइकिल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है, और ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होता है। तो ये ऑटो साइकिल का आइडियल डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देंगे तो इसकी डेटोनेशन टेंडेंसी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 30 का करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 2, इंक्रीज कर जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 31। माइल्ड स्टील बिलोंग टू विच ऑफ द कैटेगरी। तो स्टील, जनरल स्टील को हम कितने भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। और लो को किस में बांटा गया, डेड माइल्ड स्टील और माइल्ड स्टील। तो हमारा माइल्ड स्टील किसकी कैटेगरी में आता है, लो कार्बन स्टील में, और इसमें कार्बन परसेंटेज कितनी होती है, 0.3% से कम होता है कार्बन। इसको क्या कहते हैं, हम लो कार्बन स्टील कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। इन द अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट यूज्ड। अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्बेंस रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम क्या यूज करते हैं, NH3 रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं। करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा, और इसको आप लोग याद करके रखना। हम वैसे अमोनिया वाटर में समझ में आ गया कि एक चीज़ वाटर होगा, एक अमोनिया होगा, तो इसमें अमोनिया जो होगा वही रेफ्रिजरेंट होगा, ये याद रखना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ
A dash is to maintain constant speed of internal combustion engine within specified limit। आईसी इंजन का जो है स्पीड को स्पेसिफाइड लिमिट में रखने का काम किसका होता है? गवर्नर कंट्रोल करता है। इस ये कैसे कंट्रोल करता है? बाई कंट्रोलिंग फ्यूल सप्लाई। फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करके ये क्या करता है? स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। ए टैंक कंटेनिंग वाटर अप टू 2 मीटर हाइट। एक टैंक है इसमें 2 मीटर हाइट तक वाटर फिल किया गया है। ठीक है। तो इसके यहाँ पे बॉटम पॉइंट पे, बॉटम पे क्या पूछ रहा है? प्रेशर। तो क्या होगा फॉर्मूला? रो जी एच। रो ऑफ वाटर 1000 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू हाइट कितनी है? 2 मीटर। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19620 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? पास्कल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रेशर की यूनिट है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। इन ए यूनिफॉर्म फ्लो द वेलोसिटीज ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स क्या होगा? डू नॉट चेंज होता है। किस के रिस्पेक्ट में? स्पेस के रिस्पेक्ट में। क्योंकि अगर किसी के पाइप के फ्लो में, मतलब पाइप में फ्लो हो रहा है कोई फ्लूइड, तो किसी भी समय पे, टी समय पे इन दोनों सेक्शन पे वेलोसिटी सेम होगा। इसी को कहते हैं क्या? यूनिफॉर्म फ्लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। इसमें से कौन सा जो है हाई प्रेशर बॉयलर का टाइप है? तो ये होगा वेलॉक्स बॉयलर। और इसको आप लोग को याद रखना, मैं एक ट्रिक बना के रखा हूँ जो एक वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से आप याद कर लेंगे कि लो प्रेशर बॉयलर कौन सा है और हाई प्रेशर बॉयलर कौन सा है। तो अभी के लिए केवल ये देख लीजिए, वेलॉक्स बॉयलर जो है वो हाई प्रेशर बॉयलर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर हेड एच मेजर्ड बाई डिफरेंशियल यू टू मैनोमीटर। उससे हम क्या करते हैं? प्रेशर मेजर करने के लिए काम करते हैं। और इसमें एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा रहता है, जितना लिफ्ट कर जाता है उसको क्या हम डिनोट करते हैं? एक्स। तो एक्स एस एम मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1 इज इक्वल टू क्या होगा? हाइट। तो ये कि एच इज इक्वल टू एक्स एस एम बाई एस नॉट -1। इसमें एस एम क्या है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड। एस नॉट क्या है? फ्लूइड है। एक्स क्या है? फ्लक्चुएशन ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, तो फार्मूला याद रखिएगा। रिजनरेटिव हीटिंग द थर्मल इफिशियंसी ऑफ साइकिल। पूछ रहा है कि रिजनरेटिव हीटिंग थर्मल इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल को क्या करता है? घटा देता है, बढ़ा देता है, डज नॉट इफेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज कर देता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। ये ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, ये क्या होगा? सेम रहेगा। इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिमेन सेम। ये तो क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40। विच इज द लॉ दैट स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। तो जनरली हम लोग पास्कल्स लॉ जानते हैं कि हाँ किसी भी पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है वो सेम लगता है। लेकिन आप लोगों को इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है? फ्लूइड एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे है फ्लूइड तभी ये लॉ फॉलो होगा। तो ये कौन लॉ है? पास्कल्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग किसी स्टैटिक फ्लूइड में क्या होगा? सभी डायरेक्शन में जो है जो प्रेशर लग रहा होता है वो सेम होता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। द केमिकल फार्मूला ऑफ R717। तो ये इनऑर्गेनिक
अकार्बनिक के लिए होता है, अकार्बनिक एलिमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है 700 प्लस एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट इसमें से 17 किसका होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा 28 हो जाएगा। इसमें कितना होगा 7 दूनी 14 और प्लस इसका 3, 14 3 17। तो किसका हो गया अमोनिया का, अमोनिया का क्या होगा केमिकल फार्मूला R717। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। डैश इज द प्लेटफॉर्म इन ए फर्नेस अपॉन विच फ्यूल इज बर्न्ड। क्या करा कि तो इसमें से ये देखना है किस पे फ्यूल बर्न होता है। तो इसको क्या कहते हैं ग्रेट। इस तरीके से ये ग्रेट होता है, इसमें स्टैंड लगे होते हैं। इसमें इस पर क्या होता है हम फ्यूल रख के बर्न करते हैं, फिर फ्यूल बर्न होता है तो हीट जनरेट होती है, इसको हम सप्लाई करते हैं बॉयलर को। तो इसको क्या कहते हैं ग्रेट, जिसपे हम फ्यूल को बर्न करते हैं या फिर कोल को बर्न करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं ग्रेट। करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है केसिंग होता है, फिर रोटेटिंग इम्पेलर भी होता है और गाइड वेन भी होता है जो कि फ्लूइड फ्लो को नियंत्रित करता है। ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग हम क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप पे नहीं करते हैं, इसका यूज इसमें किया था रिएक्शन टरबाइन में, रिएक्शन टरबाइन में। और ड्राफ्ट ट्यूब किस तरीके का होता है इस तरीके इंक्रीजिंग डायमीटर का एक सेक्शन, इंक्रीजिंग डायमीटर का एक एलिमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्पेलर इज यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप डीलिंग विद वाटर कंटेनिंग स्लरी। तो स्लरी को जो वो करने के लिए हैंडल करने के लिए किस टाइप का हम इम्पेलर यूज करेंगे, तो इसको यूज करेंगे ओपन इम्पेलर। स्लरी मतलब क्या होता है कीचड़, सॉलिड मटेरियल भी उसमें है, केवल लिक्विड नहीं है। तो इसमें तो किसका ओपन इम्पेलर का हम यूज करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द क्लियरेंस रेशियो, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में क्या होता है क्लियरेंस रेशियो जो होता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर VC/VS। इसको किससे डिनोट करते हैं C से। ठीक है। ये होता है हमारा क्लियरेंस रेशियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ ए नोजल इज नोन एज द थ्रोट। स्मॉलेस्ट सेक्शन जो होता है नोजल का उसको क्या कहते हैं हम थ्रोट कहते हैं। नोजल का आप लोगों को एक डायग्राम बनाते हैं। ये होता है हमारा, ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो इसको हम क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट सेक्शन जो होता है इसको क्या कहते हैं थ्रोट कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 46 का करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर किस पे काम करता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल VCRS पे काम करता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्राउनिंग, क्राउनिंग ऑफ ए पुली इज डन टू इनेबल, मतलब क्राउनिंग हम पुली पे किस लिए करते हैं तो इनेबल पुली रिजिडली, पुली को रिजिडली फिक्स्ड करने के लिए, इंक्रीज स्ट्रेंथ, पुली की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, या फिर प्रिवेंट वियर एंड टियर को रोकने के लिए। तो इन सब कामों के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ बेल्ट। मान लीजिए ये आपका पुली है तो इस पर कोई बेल्ट घूम रहा है तो बहुत स्पीड से घूमेगा तो इससे ये बाहर निकल जाए। अवॉइड स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट क्या यूज करते हैं हम क्राउनिंग, मतलब बेल्ट के स्लिपिंग को रोकने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर लाइज वेयर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम
साइन चेंज करता है या फिर बेंडिंग मोमेंट इज ज़ीरो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करूँगा वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चन होगा वीडियो लंबा भी नहीं होगा और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा, ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ईजी सब्जेक्ट नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो थोड़ा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। द पुली विच इज़ यूज टू इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पुली का दो ही कॉम्बिनेशन जनरली हम यूज करते हैं। एक जो है सिंपल इस तरीके से कॉन्टैक्ट में होता है बेल्ट, और दूसरा जो होता है ये क्रॉस। तो क्रॉस वाले में क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्रॉस बेल्ट भी हो सकता है क्योंकि इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन क्या करा, विच यूज टू इंक्रीज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज करने की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आइडलर पुली हम एक यूज कर लेते हैं। ये कैसे होता है, ये हो गया, ये बीच में एक पुली यूज कर लिया जाएगा और इससे भी जो है कांटेक्ट में होगा ये, तो इसको क्या कहेंगे, आइडलर पुली। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गए। अगले वीडियो में भी 25 क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करूँगा। तो आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका प्रॉफिट मिल सके, क्योंकि NHPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं आप लोगों को उपलब्ध नहीं होंगे। वो तो मेरे पास थे तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूँ NHPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और ये SSC JEE के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और मेहनत करिए। NHPC का एग्ज़ाम का डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। अब तक मैंने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा, टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन सेपरेटेड बाय ए डेफिनेट डिस्टेंस आर सेट टू फॉर्म। एक फिक्स डिस्टेंस पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F एंड F पे। तो ये सिस्टम क्या फॉर्म कर रहा है, एक कपल फॉर्म कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, B। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट F और मल्टीप्लाई बाई क्या है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो F इंटू A क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। करेक्ट ऑप्शन इसका B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन द। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा जो है वो किस पे काम करता है, तो ये बेल कॉलमैन साइकिल पे काम करता है। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, रिवर्स ब्रेटन साइकिल। रिवर्स ब्रेटन साइकिल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, द वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड। जो रेशियो होता है, मान लीजिए रो जी किसका, किसी भी फ्लूइड का, ठीक है, और रो जी स्टैंडर्ड फ्लूइड का, इन दोनों को जो रेशियो हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा B। और जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम और कैसे डिनोट करते हैं, रो ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, क्योंकि हमें पता है G कांस्टेंट ही है तो कट जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका B हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, लैमिनार फ्लो इज आल्सो कॉल्ड। लैमिनार फ्लो को और किस नाम से हम जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और स्ट्रीम लाइन फ्लो क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया गया है, ये किया गया है रेनॉल्ड्स नंबर के बेस पे किया गया। अगर 2000 से कम है रेनॉल्ड्स नंबर तो इसको क्या कहेंगे, हम लैमिनार फ्लो कहेंगे। और 2000 और 4000 के बीच में है तो इसको क्या कहेंगे, हम ट्रांजिएंट फ्लो कहेंगे। और रेनॉल्ड्स नंबर जो है 4000 से ज़्यादा हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे।
तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि ये भी पूछा जाएगा कि रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए लैमिनार फ्लो के लिए, ट्रांजिएंट फ्लो के लिए और टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। द फोर्स ऑन फ्लूइड एलिमेंट्स आर caused by agencies such as gravity और मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी फ्लूइड एलिमेंट में जो है मैग्नेटिक फील्ड या फिर ग्रेविटी के कारण जो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बॉडी फोर्सेस कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन इज द रेशियो ऑफ, ये किसका रेशियो है, तो ये रेशियो होता है, सबसे पहले एफिशिएंसी क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन क्या होता है, इनपुट। अब हाइड्रोलिक टरबाइन का हमारा आउटपुट क्या है, हाइड्रोलिक टरबाइन का आउटपुट क्या है हमारा, शाफ्ट पावर या फिर मैकेनिकल पावर, और इनपुट क्या हम दे रहे हैं उसको, वाटर पावर, वाटर सप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि हाइड्रोलिक टरबाइन है। हाइड्रोलिक टरबाइन का काम ही क्या होता है कि वाटर पावर को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये किसका रेशियो हो गया, सॉफ्ट पावर टू द वाटर पावर, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू ब्रेक सडनली विद लिटिल और नो डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपके ये चारों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो है किसी मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं चारों। तो इसमें किस में पूछा गया है कि सडनली ब्रेक कर जाए बिना डिफॉर्मेशन के या फिर बहुत थोड़ा डिफॉर्मेशन के। तो इस प्रॉपर्टीज को हम प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जो चाक से लिखा जाता है उसको अगर हम फोर्स लगा के तोड़ते हैं तो बहुत मतलब कोई उसमें डिफॉर्मेशन ही नहीं होता, डायरेक्टली वो ब्रेक कर जाता है। तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। और अब मेलेबिलिटी की बात आ गई तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे थिन शीट्स देखे होंगे जिनसे ड्रम वगैरह बनते हैं। तो किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिससे हम इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर लें वो कहलाती है मेलेबिलिटी, ठीक है। और डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी जैसे कोई तार या फिर वायर को हम लेके खींचते हैं तो उस पहले टूटने से पहले किसका क्या होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो वही उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी, जिससे कि उसके लेंथ में या फिर शेप एंड साइज में क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है बिफोर द ब्रेकिंग, ब्रेक होने से पहले या फिर फेल होने से पहले उसके लेंथ में चेंजेस होते हैं, इंक्रीज होता है लेंथ। तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं डक्टिलिटी। अब एक बचता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच इट रीगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस। अब देखिए ये तो हो गया अंग्रेजी की बात। अब हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूँ, कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाएंगे सबसे पहले कुछ डिफॉर्म होगा, उसके बाद अगर हम फोर्स को रिमूव कर दे रहे हैं तो अगर वो अपना शेप जो है रीगेन कर ले रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उसकी इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। और ये इलास्टिसिटी सम परमिसिबल लिमिट तक होता है, ऐसा नहीं कि हम ऐसा कोई मटेरियल होगा बहुत ज़्यादा फोर्स एब्जॉर्ब कर लेगा और वो रीगेन कर लेगा। इसकी भी एक लिमिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। सब कूलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें क्या करें, सब कूलिंग हम कहाँ पे करते हैं, आफ्टर द एक्सपेंशन वाल, बिफोर द एक्सपेंशन वाल, बिफोर कंप्रेशन और आफ्टर कंप्रेशन। तो सबसे पहले आपको VCRS की हम साइकिल बना के दिखा देते हैं कि ये किस साइकिल पे काम करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया TS डायग्राम, इस एक्सिस पे T होगा और ये होगा यस, ये डॉम बन गया, ठीक है। ये हमारा जो है एक्सपेंशन वाल्व होता है, ये इवेपोरेटर होता है। तो यहाँ पे हम कंप्रेस करते हैं वेपर रेफ्रिजरेंट को, फिर यहाँ पे कंडेंसर में कूल कर देते हैं। तो ये नॉर्मल साइकिल है, नॉर्मल साइकिल। लेकिन अगर हम सब कूलिंग करना है तो हम यहाँ पे जो है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो 4 के बाद ये हमारा एग्जिट ऑफ कंडेंसर है
तो यहाँ से हम सब कूलिंग अगर करना है तो और ठंडा करेंगे, फिर इसको एक्सपेंड कराएंगे। तो ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व से जाने से पहले ही सब कूलिंग कर रहे होते हैं, तो क्या होगा, बिफोर द एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। ये बॉयलर प्रोड्यूसेस 1600 kg पर आवर। ये 1600 kg पर आवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्टीम। विद राइज इन एंथैल्पी ऑफ स्टीम इतना, इसमें एंथैल्पी का इंक्रीज कितना हो रहा है, 2500 किलो जूल पर केजी। ठीक है। अब द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल यूज्ड, जो कोयला हम यूज कर रहे हैं वो कितना हीट प्रोड्यूस करता है। 1 kg कोयला 30,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करता है। और कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम, कंजम्पशन कितना है, 100 kg पर आवर। ये इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, मान लीजिए आप लोग कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 83.33%। और यही होती है इसकी बॉयलर एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या हो गया, 1600 kg पर आवर स्टीम जनरेट कर रहा है, और कितना 2500 जो है उसकी एंथैल्पी है। और जो बर्न करना है कोयला, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 30,000 है, और 100 kg पर आवर हम कोयला यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन आईसी इंजन इज डिफाइंड एज। कंप्रेशन रेशियो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ पिस्टन बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ पिस्टन आफ्टर कंप्रेशन। तो आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम बचता है, और बिफोर कंप्रेशन क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। तो वीसी प्लस वीएस डिवाइड बाई वीसी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 प्लस वीएस बाई वीसी। तो वीएस बाई वीसी, वीएस यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम है और वीसी क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम को ही स्ट्रोक वॉल्यूम को ही स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बॉयलर माउंटिंग। आप लोगों से पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक होता है बॉयलर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा माउंटिंग, बॉयलर में एक होता है माउंटिंग, दूसरी क्या होती है, एसेसरीज। ठीक है। माउंटिंग क्या काम होता है, सेफ ऑपरेशन ऑफ बॉयलर, और एसेसरीज का क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ाने का काम होता है। तो इसमें क्या कुछ नॉट ए टाइप ऑफ बॉयलर माउंटिंग, इसमें से कौन सा माउंटिंग नहीं है, तो माउंटिंग इसमें से सुपर हीटर माउंटिंग नहीं है, ये एक एसेसरीज है और ये एफिशिएंसी बढ़ाता है। और बाकी सब जो है इसमें वो माउंटिंग है जो सेफ ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, द कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो R134A। अब ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जो हम फ्रिज घर पे यूज कर रहे होते हैं, उसमें R134A यूज होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। और CFC तो बैन हो गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, CFC को बैन कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो एक इमेजिनरी फ्लूइड होता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं होती हैं। तो आइडियल फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, विस्कोसिटी इसका 0 होता है, मतलब ये नॉन विस्कस होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सरफेस टेंशन जो है इसका 0 होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है रियल फ्लूइड में कभी भी नहीं उपलब्ध होंगे। तो ये एक आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इमेजिनरी फ्लूइड होता है, जो जिस पे हम सारे कैलकुलेशन अपना फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन। इसमें पेल्टन व्हील टरबाइन का कौन सा पार्ट है, तो नोजल है। और पेल्टन व्हील टरबाइन क्या है, हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज।
और ये लो डिस्चार्ज किसके थ्रू होता है, नोजल के थ्रू होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, ए नोच इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग। ये नोच जो होता है एक डिवाइस है जो कि क्या मेजर करने के लिए काम में आता है, तो ये मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो थ्रू ए स्मॉल चैनल। कोई स्मॉल चैनल होता है, स्मॉल चैनल हो रहा हो तो उस पर ऐसा हम नोच बना देते हैं, उसके बाद जो फ्लो हो रहा होता है उसका रेट ऑफ फ्लो किसमें मेजर किया जाता है, मीटर क्यूब पर मिनट या फिर मीटर क्यूब पर सेकंड में इसको मेजर करता है। कौन मेजर करता है, नोच मेजर करता है। और भी डिफरेंट तरीके हैं मेजर करने के रेट ऑफ फ्लो, जैसे वेंचुरोमीटर हो गया, वोर्फिस मीटर हो गया और पिटॉट ट्यूब मीटर हो गया। तो सबसे बेहतरीन जो होता है वेंचुरोमीटर ही होता है अगर हम पाइप फ्लो में मेजर करना है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। बॉयलर दो तरीके के होते हैं, एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर। नाम से ही क्लियर है, वाटर ट्यूब मतलब वाटर जो फ्लो हो रहा होगा और ट्यूब में फ्लो हो रहा होगा और फ्लू गैसेस जो हैं इसके चारों तरफ इसको सराउंड किए होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फायर ट्यूब बॉयलर होता है तो उसमें क्या होता है, फ्लू गैसेस पाइप में फ्लो हो रहे होते हैं और जो है वाटर जो होता है वो इसके चारों ओर से होता है। तो इस तरीके से नाम से भी क्लियर है कि वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। तो इसको आप लोगों को याद करके रखना है कि कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर है और कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है। इसमें से कोकरन जो है ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है, कोकरन जो है एक फायर ट्यूब बॉयलर, बाकी स्टर्लिंग, यारो एंड बैबकॉक और विलकॉक्स जो है वो फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, इन CI इंजन द इग्निशन डिले पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन टू। मान लीजिए हम फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन से कहाँ तक के टाइम को हम क्या कहते हैं, इग्निशन डिले पीरियड कहते हैं। तो ये टाइम होता है द पॉइंट वेयर PT कर्व सेपरेट्स, मतलब PT कर्व जो होगा वो अलग होता है किससे, मोटरिंग कर्व से जहाँ तक अलग होता है वहाँ तक के टाइम को क्या कहते हैं, हम डिले पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट ऑप्शन हो गया 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेंट। सबसे पहले आप लोग जानिए कि लुब्रिकेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं। जहाँ भी रिलेटिव मोशन दो पार्ट्स के बीच में हो रहा होता है या फिर हाई वेलोसिटी रिलेटिव मोशन हो रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लुब्रिकेंट का हम उपयोग करते हैं किसके लिए, ताकि फ्रिक्शन, टियर और वियर ना हो, फ्रिक्शन के कारण हीट ज़्यादा जनरेट ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। और लुब्रिकेंट में की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ क्या है, विस्कोसिटी। अगर वो विस्कस होगा तभी वो क्या करेगा, सेपरेट रखेगा, मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। क्या करेगा, मेटल टू मेटल, M2M कॉन्टैक्ट को अवॉइड करेगा, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होने देगा जिससे कि हीट जनरेट नहीं होगी, पावर लॉस नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट थ्रू ए सर्कुलर पाइप। देखिए यहाँ पे सर्कुलर पाइप द लीस्ट लॉस, जिससे सबसे कम लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 टाइप के जो है फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पिटॉट ट्यूब आप लोगों को बता देता हूँ, ये भी सर्कुलर पाइप में ही मेजर करने के काम में आता है। ये क्या होता है, राइट एंगल पे बेंड एक पाइप होता है जिसको हम फ्लोइंग फ्लूइड में इंसर्ट कर देते हैं और ये क्या पॉइंट होता है, स्टेग्नेशन पॉइंट, वहाँ की वेलोसिटी वो मेजर कर लेता है जिससे हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज मेजर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होता है हमारा, ओरिफिस मीटर। ये मान लीजिए फ्लोइंग फ्लूइड हो गया हमारा, एक ही डिवाइस होता है, ये इस टाइप का होता है, सर्कुलर, यहाँ पे बना देता हूँ। ये इसमें बहुत स्मॉल ओपनिंग होती है, ये इसकी ओपनिंग है। तो इसके थ्रू जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, तो इससे हम रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि शार्प कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद जो यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, वेंचुरी मीटर। ये सबसे बेहतरीन है वेंचुरी मीटर, और इसमें क्या होता है, लॉसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसमें एक मान लीजिए पाइप में फ्लो रहा है, एक कन्वर्जिंग पोर्शन ये हो गया, फिर ये थ्रोट हो गया और फिर ये जो है डाइवर्जिंग पोर्शन हमारा हो गया पाइप फ्लो का। ये जो है कन्वर्जिंग पोर्शन है,
ये इसको थ्रोट कहते हैं और ये जो है डाइवर्जिंग पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप जो है हमारा वेंचुरीमीटर है और इससे जो है मेजर हम करते हैं जब रेट ऑफ फ्लो, तो सबसे कम लॉस होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 70 में क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। तो सबसे पहले दो स्पेसिफिक स्पीड होता है, एक स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन और एक होता है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। पंप क्या होता है, पंप जो है जिससे हम यूज़ करते हैं, ये घर पे मोटर यूज़ करते हैं, वो भी एक तरीके का पंप ही है। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है n√p डिवाइड बाई h की पावर 5/4। अब यहीं पे आपको स्पेसिफिक स्पीड जो होता है हमारा पंप का उसको भी बता देते हैं। तो ये होता है n जो है आरपीएम में होगा, √q, q क्या है, डिस्चार्ज है, मीटर क्यूब पर मिनट में होगा। ठीक है, फिर हेड को मेजर करेंगे हम मीटर में और इसके पावर क्या होगा 3/4 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये 5/4 है और यहाँ पे 3/4 हो गया। यहाँ पे क्या है, √p है और यहाँ पे क्या हो गया, √q हो गया। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले याद रखिए क्योंकि किसी एग्जाम में ये पूछ लेता है n√p h की पावर 5/4, मतलब स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन कहीं पे पूछ लेता है और कहीं पे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप पूछ लेता है। ठीक है, आपको याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 71। यूजुअली बॉयलर रेटिंग इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, बॉयलर रेटिंग को हम किस टर्म पे डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं स्टीम आउटपुट इन केजी पर आवर। केजी पर आवर मतलब कि एक घंटे में कितना केजी स्टीम वो जनरेट कर रहा है, केजी पर आवर स्टीम रेट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन इज रिड्यूस्ड बाई। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात क्या हो जाता है हमारा कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कैविटेशन क्या होता है। तो कैविटेशन एक फेनोमेना है जो फ्लोइंग फ्लूइड में अकर होता है। मान लीजिए कहीं भी फ्लोइंग फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वहाँ पे प्रेशर जो फ्लोइंग फ्लूइड का है वो लेस देन पीवी, वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्मॉल बबल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हर जगह तो स्मॉल प्रेशर होगा नहीं कि वो बबल फॉर्म कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। फिर ऐसा कोई रीजन आता है जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर रीजन में जब एंटर करता है तो ये क्या होता है, बबल जो है कोलैप्स कर जाता है। जब कोलैप्स होता है तो बहुत ज़्यादा नॉइज उत्पन्न होता है और टर्बुलेंस क्रिएट कर देता है, और इसी नॉइज और टर्बुलेंस को हम क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। तो इस टर्बुलेंस से क्या होता है, हमारा मटेरियल फेल कर जाएगा, इरोजन हो जाएगा, टीयर एंड वियर हो जाएगा उस मटेरियल का या फिर उस सिस्टम का जहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो इसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सक्शन प्रेशर है, सक्शन प्रेशर से ही तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। मान लीजिए किसी प्लेस से हम यहाँ पे सक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे सक्शन होने के लिए प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा और वहीं पे चांसेस होते हैं क्या प्रेशर वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए। तो जब हम सक्शन प्रेशर कम कर देंगे या फिर सक्शन हेड कम कर देंगे तो प्रेशर वेपर प्रेशर से कम नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है टू अवॉइड कैविटेशन, रिड्यूस द सक्शन हेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं क्या है। ये रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, रैंकाइन साइकिल में क्या होता है, तो ये 4 प्रोसेसेस से मिलके बना होता है। 1 से 2 जो होता है बॉयलर होता है, ठीक है। 2 से 3 टरबाइन हो गया, 3 से 4 कंडेंसर हो गया और 4 से 1 जो हो गया वो पंप हो गया। तो जो टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, और 4 से 1 जो कंप्रेशन हो रहा है पंप में, जो पंप कर रहा है वो भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो बॉयलर में भी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है और कंडेंसर पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 74. Mathematically, strain is defined as the deformation per unit. strain क्या होता है? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, डेल्टा एल बाई एल. डेल्टा एल किस में होगा? मीटर में होगा. एल भी किस में होगा? मीटर में होगा. तो ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो स्ट्रेन जो होता है हमारा वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है और ये होता है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ. करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 75. द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरस मेटल. जो फेरस मेटल होता है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? वो उसका आयरन होता है. कोई भी फेरस मेटल अगर उससे है तो उसमें क्या होगा? आयरन जरूर होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा. ठीक है. तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस किया है और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो हैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू. गुड बाय. टेक केयर. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे. अपने पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस किया था. अभी क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76 से 100 तक का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एनएचपीसी और एसएससी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये क्वेश्चंस सेम टू सेम आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट प्रेशर 2 मेगापास्कल एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना दे रखा है? 0.9. एक्स इज इक्वल कितना? 0.9. वेयर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम एट 2 मेगापास्कल आर स्पेसिफिक एंथैल्पी और सैचुरेटेड लिक्विड इज 900 किलोजूल पर केजी एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी कितना है? 2800. तो एंथैल्पी इज इक्वल टू कितना होता है? HF प्लस HFG. ये क्या है? स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड. HFG क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. और X क्या है? हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन है. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2610. करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं. इसमें क्या करा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल ट्यूब बॉयलर. सिंगल ट्यूब बॉयलर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉर्निश बॉयलर. कॉर्निश बॉयलर क्या होता है? एक सिंगल ट्यूब बॉयलर होता है. बाकी कोकरन बॉयलर, बैबकॉक, विलकॉक्स और लोकोमोटिव बॉयलर इसमें मल्टी ट्यूब होते हैं. कॉर्निश बॉयलर में केवल एक ही ट्यूब होता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 78. डैश इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जनरेटेड फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. तो इसको क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कहा जाता है. डायरेक्टली आप लोग याद कर लीजिए और ये डायरेक्टली पूछा भी जाएगा कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जनरेटेड फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कहते हैं? तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कहते हैं. ठीक है. ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 79 क्या करा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर. मतलब जिसमें नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप. तो इसमें क्या होता है? एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. ये किसका एग्जांपल है? नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का है. बाकी ये स्लाइडिंग मोशन, रूट ब्लोअर और स्क्रू ये सब क्या हो गए? हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप होंगे. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. एडिशन ऑफ सल्फर टू स्टेनलेस स्टील इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग. सल्फर को अगर हम स्टेनलेस स्टील में ऐड कर देते हैं तो उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है. एक होता है सल्फर, एक होता है फास्फोरस. इन दोनों को किसी मटेरियल में हम ऐड करते हैं तो उसकी क्या कराता है? मशीनेबिलिटी बढ़ा देता है. ठीक है. मशीनेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा? कि उससे मशीन करना आसान हो जाएगा. काटना, छांटना, तोड़ना ये सब आसान हो जाता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 81 क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर. सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का कौन सा पार्ट नहीं होता है?
तो सेंट्रीफ्यूगल क्या कंप्रेसर होता है, इसमें एक शाफ्ट के अकॉर्डिंग एक शाफ्ट के अबाउट जो है कुछ ब्लेड्स लगे रहते हैं जो रोटेट करके अपना काम करते हैं, तो ये रोटेटरी टाइप होता है, इसमें पिस्टन नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर रिलेटेड टू रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो ये क्या होगा, नेचुरल कन्वेक्शन। रेफ्रिजरेशन प्लांट में क्या नेचुरल कन्वेक्शन नहीं होता है, करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए जेट ऑफ वाटर ऑन स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट इज क्या कहलाएगा, रो ए वी स्क्वायर एम डॉट वी। एम डॉट कितना हो गया, रो ए वी हो गया इंटू वी, तो रो ए वी स्क्वायर, वेयर वी क्या है, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी है। करेक्ट ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये एयर रिसीवर पे नहीं डिपेंड करता है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 1 प्लस सी माइनस सी पी हायर अपॉन पी लोअर की पावर 1 बाई एन। तो एन क्या हो गया हमारा, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स हो गया। प्रेशर रेशियो पी हायर अपॉन पी लोअर क्या हो गया, प्रेशर रेशियो हो गया। और क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो हम कहते हैं सी को। ये जो सी है ये क्या है, क्लियरेंस रेशियो। तो केवल एयर रिसीवर इस पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी सब पे डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो ऑफ कन्वर्जेंट नोजल is defined as the ratio of outlet pressure to the inlet pressure of the nozzle. Only one mass flow rate per unit area is maximum. क्रिटिकल प्रेशर रेशियो किसको कहते हैं, जब मास फ्लो रेट मैक्सिमम होगा उस टाइम पे जो आउटर प्रेशर और इनर प्रेशर का रेशियो होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, at this temperature all the three phases coexist in equilibrium। करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ये होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। इस पॉइंट पे ऑल द थ्री फेजेस सॉलिड लिक्विड गैस कैन को एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्लोज टू। ये कितना होता है, 10.33 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्या 10.33 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है। 87। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज इंक्रीज्ड देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज आल्सो इंक्रीज हो जाएगा। कार्नोट इंजन क्या होता है, एक होता है टी हायर, एक होता है टी लोअर, ठीक है। यहाँ से वर्क प्रोड्यूस होता है। अगर हम टी हायर की टेम्परेचर को क्या कर रहा है, टी एच को बढ़ा देते हैं तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, द बेसिक फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन डज नॉट कोएग्जिस्ट, सॉरी, द बेसिक फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। तो बर्नौली थ्योरम में कौन सा हेड नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एक होता है पोटेंशियल हेड जिसको जेड से डिनोट करते हैं, एक प्रेशर हेड होता है जिसको पी बाई रो जी कहते हैं, और एक होता है काइनेटिक हेड जिसको कहते हैं वी स्क्वायर बाई 2g। तो प्रेशर हेड हो गया, वेलोसिटी हेड हो गया, पोटेंशियल हेड हो गया, ये तीनों हेड होते हैं। केवल इसमें कौन सा नहीं होता, मैनोमेट्रिक हेड नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, इसमें क्या करा, डैश इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो हमें पता है हीट जो है कौन सा फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है। और पाथ फंक्शन क्या होता है, ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। पाथ फंक्शन जो भी है प्रॉपर्टी नहीं होगा। प्रॉपर्टी ऑलवेज क्या होगा, पॉइंट फंक्शन होगा, पॉइंट फंक्शन जो कि केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, पीजोमीटर्स आर यूज टू मेजर। पीजोमीटर्स क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है गेज प्रेशर मेजर करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 92,
द जेट रेशियो ऑफ फैल्टन व्हील वेयर डी इज पिच डायमीटर ऑफ फैल्टन व्हील एंड स्मॉल डी इज द जेट डायमीटर। तो इस क्या होता है, कैपिटल डी अपन स्मॉल डी को क्या कहते हैं, जेट रेशियो कहते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, द वर्क इनपुट ऑफ ए कंप्रेसर इज मिनिमम व्हेन द लॉ फॉलोड बाय द कंप्रेसर इज कौन सा होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। देखिए ये हमारा पीवी डायग्राम है, अगर इस तरीके से ये होता है पीवी और गामा, ये होता है पीवी, तो ये हमारा वर्क इनपुट कब कम होगा, जब ये पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस पे कंप्रेशन वर्क जो है मिनिमम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या होता है, विच ऑफ वो व्हाट डू यू मीन बाई ए स्ट्रीमलाइन। तो ए टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट, उसको कहा जाता है स्ट्रीमलाइन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ डीजल साइकिल। ये आप लोग याद रखिए, अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है तो ऑटो साइकिल ज़्यादा एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू डीजल साइकिल के। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, इन ए बॉयलर द डिवाइस इन विच द वेस्ट हीट ऑफ द फ्लू गैसेस is utilized for heating feed water is called, इसको कहते हैं इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का काम क्या होता है कि जो हमें फीड वाटर होता है, फीड वाटर जो बॉयलर में हम फीड करते हैं वो जो है फ्लू गैसेस से हीट लेके टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उस डिवाइस को इकोनोमाइजर कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 क्या होगा, इन ए कन्वेंशनल बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज द इलास्टिक एलिमेंट used for converting pressure to deformation is डैश क्रॉस सेक्शन, किस क्रॉस सेक्शन का होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शन का, इस टाइप का ये इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शन का होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, डैश इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड नहीं है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, मास डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट भी है, एरिया जो है ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन 99, द प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का प्रिंसिपल जो है अलॉइंग एलिमेंट क्या होता है, क्रोमियम होता है। और क्रोमियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्रोमियम क्या होता है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ा देता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का क्या होगा, क्रोमियम क्या करता है कि कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, इस पर जंग नहीं लगने देता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, इन सीआई इंजन्स द कंबशन इज, सीआई इंजन में कंबशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिस्टन में एयर को कंप्रेस करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फ्यूल को इसमें इंजेक्ट करते हैं, और फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो इसका क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सर नहीं हो पाता है, तो इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 4 वीडियो में। इसको मैं कंबाइन करके भी एक वीडियो डाल दूंगा जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड बाय।